हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए अपन क्या कर रहे हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें अपन इनके गुणों को देख रहे हैं और उसमें अगला गुण देखते हैं अपन गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में, ठीक है। गलनांक को शॉर्ट में अपन मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये कहते हैं। तो कुछ गुणों को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट में वो देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से IMP है, फिर हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पहला प्रॉपर्टी है, पहला गुण है, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं इनके गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, अति उच्च होते हैं, ठीक है, बहुत हाई होते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड देखो यहाँ पे कि जितने भी संक्रमण धातु हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब डी ब्लॉक के तत्व जितने भी हैं, ठीक है, कि जितने भी मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक है, ठीक है, चाहे वो अपन 3D श्रेणी की बात करें या 4D या 5D श्रेणी, ठीक है, क्या होते हैं, ये मध्य तक जाने तक बढ़ते हैं। अर्थात गलनांक की बात करें तो श्रेणी के मध्य तक बढ़ेंगे और फिर क्रमशः कैसे हो जाएंगे, ये घट जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने क्या किए हैं, कुछ श्रेणी ले लिए हैं। सबसे पहले अपन ने 3D श्रेणी ले ली है, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम से होकर कहाँ तक जाएगी, ये जिंक तक, ठीक है। फिर हम 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, इन सभी में आप देख रहे हो कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, हम यहाँ पे गलनांक की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, एक क्रम में मध्य तक जाने पे क्या हो रहे हैं बच्चों, बढ़ रहे हैं और फिर क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे घट रहे हैं। सारी श्रेणी के आप इसी प्रकार ये क्रम देखोगे, ठीक है, पहले बढ़ते हैं और फिर घट रहे हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ आप ये भी चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि जो 3D श्रेणी है, ठीक है, 3D श्रेणी के गलनांक क्या हैं, गलनांक और क्वथनांक कम है, फिर 4D के उससे ज़्यादा हैं, ठीक है, और 5D के सबसे ज़्यादा गलनांक और क्वथनांक है, ठीक है। अर्थात यदि हम इनके क्रम की बात करें तो 3D श्रेणी के गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, कम होंगे, इससे ज़्यादा 4D श्रेणी के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक होंगे और फिर अंत में 5D श्रेणी के गलनांक और क्वथनांक सबसे ज़्यादा होंगे। इनके सभी के कारणों का अध्ययन भी हम विस्तृत में वीडियो में आगे करेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक बहुत ही IMP फैक्ट यहाँ पे देखो कि 3D श्रेणी का जो तत्व है मैग्नीज, ठीक है, आपको यहाँ पे मैग्नीज दिखता होगा। फिर 4D श्रेणी का एक तत्व ले लें अपन यहाँ पे टेक्नीशियम, और फिर 5D श्रेणी का तत्व जो आरी, ठीक है, रेनियम, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक इनके गलनांक जो है अपवाद स्वरूप क्या होते हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। इनके जो गलनांक है अपवाद स्वरूप कम हो रहे हैं, तो ये भी एक IMP फैक्ट बन जाता है, जिसको अपन क्या करेंगे वीडियो में आगे हम समझेंगे कि इनके गलनांक अचानक से ऐसे कम क्यों हो रहे हैं, ठीक है, इन तीनों तत्वों के, ठीक है, कौन कौन से, मैग्नीज के, ठीक है, टेक्नीशियम के और रेनियम के जो गलनांक हैं वो अचानक कम हो रहे हैं क्यों, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक और IMP चीज़ नोटिस करो कि पूरे डी ब्लॉक में जो टंगस्टन है, ठीक है, W टंगस्टन है, इसका जो गलनांक है, ठीक है, वो सबसे हाई होता है। डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे हाई गलनांक किसका होगा, W या टंगस्टन का होगा। बच्चों देखो अपन ने जो पहला यहाँ पे पॉइंट पढ़े हैं, ये देखे हैं कि जितने भी यहाँ पे संक्रमण धातु हैं, ठीक है, या जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है, क्या हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत हाई होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, बहुत हाई होते हैं। क्यों, इसका सीधा सीधा एक कारण है कि इनमें एक बंध पाया जाता है जिसको बोलते हैं अपन क्या, धात्विक बंध, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि धात्विक बंध होता क्या है और फिर हम देखेंगे कि ये इनमें जो जितने भी गुण थे उनका कारण क्या है। बच्चों हम क्या करते हैं, धात्विक बंध समझने के लिए मान लो एक कल्पना करो कि एक धातु का टुकड़ा है, ठीक है, और ये जो धातु का टुकड़ा है, ठीक है, ये टाइटेनियम का है, ठीक है। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं जो होता है 3D2 क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अर्थात डी ब्लॉक के जितने भी प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो रंग हो चाहे ऑक्सीडेशन नंबर हो, हमने अभी पुरानी वीडियो में भी देखे हैं कि ये दोनों जो उपकोष हैं इनकी ऊर्जा या एनर्जी होती है सेम, और इस कारण सभी गुणों में ये इलेक्ट्रॉन जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, अर्थात डी उपकोष और साथ ही साथ यहाँ पे एस उपकोष
ये दोनों की एनर्जी सेम होने के कारण सभी गुणों में समान रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पे धात्विक बंध में भी ये चारों इलेक्ट्रॉन यदि टाइटेनियम की बात करें तो भाग लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक परमाणु टाइटेनियम का बनाते हैं और यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि हम टाइटेनियम के दूसरे अणु की बात करें तो यहाँ भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कोश में, ठीक है। सेम है यदि हम बात करें टाइटेनियम की किसी तीसरे परमाणु की तो यहाँ भी क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आप देखो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये इसके पेरिफेरी या इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं। तो ये क्या करते हैं, टाइटेनियम के द्वारा आकर्षित रहते हैं इसके नाभिक से, अर्थात ये बंधे रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं ये दूसरे टाइटेनियम के, ठीक है, नाभिक से भी आकर्षण दर्शाते हैं, ठीक है। अर्थात जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये इस टाइटेनियम से भी आकर्षण दर्शाएंगे और साथ ही साथ जो इसके इलेक्ट्रॉन है एक परमाणु के, ये दूसरे टाइटेनियम से भी आकर्षण दर्शाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार परस्पर आकर्षण बल द्वारा, अर्थात एक टाइटेनियम के परमाणु द्वारा दूसरे टाइटेनियम के परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के कारण बहुत सारे आकर्षण बल द्वारा क्या करते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु को बांधे रखते हैं और इस प्रकार जो बंध की रचना होती है इसको बोलते हैं क्या अपन, धात्विक बंध। और जब धात्विक बंध बन जाता है, बहुत सारे धात्विक बंध बनने के कारण क्या होते हैं, एक एटम दूसरे एटम या एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्लोजली बांधे रखता है। अब क्लोजली जब बांधे रखेगा अर्थात ये संकुचित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कैसे हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट या जो गलनांक है और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अर्थात जो क्वथनांक है ये बहुत ज़्यादा उच्च हो जाते हैं प्रबल धात्विक बंध के कारण। बच्चों जो अपने द्वितीय पॉइंट देखे थे वो ये पढ़े थे कि किसी भी श्रेणी हम बात करें 3D श्रेणी, 4D श्रेणी या 5D श्रेणी, अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी में जो गलनांक और क्वथनांक है, खासकर गलनांक क्या होते हैं, श्रेणी के मध्य तक क्रमशः बढ़ते हैं और फिर पुनः कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ये बच्चों होता है कि जब हम श्रेणी के मध्य तक जाते हैं तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या बढ़ते जाती है और फिर क्रमशः क्या होते जाती है, घटते जाती है। इसके कारण क्या होते हैं, सर्वप्रथम यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाई या जो उच्च मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं ये सीधे सीधे निर्भर करते हैं धात्विक बंध से, धात्विक बंध से। यदि धात्विक बंध जितना प्रबल होगा, ठीक है, धात्विक बंध जितना क्या हो जाएगा बच्चों, प्रबल, उतने ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो धात्विक बंध की प्रबलता है ये निर्भर करती है कि D उपकोष और S उपकोष, ठीक है। अर्थात जैसे हम 3D श्रेणी की बात करें तो 3D और 4S, ठीक है, अर्थात बाह्यतम कोष या जो बैलेंस सेल है, ठीक है, इसमें जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उतना ही प्रबल क्या हो जाएगा, धात्विक बंध बन जाएगा और जितना प्रबल धात्विक बंध बनेगा उतने ही ज़्यादा इनके गलनांक और क्वथनांक होंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए ज़रूरी है कि प्रबल धात्विक बंध बने, ठीक है, और प्रबल धात्विक बंध जरूरी बनने के लिए ज़रूरी है कि इसके बाह्यतम कोष में, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना प्रबल धात्विक बंध बनेगा। यदि बच्चों बात करें हम यहाँ पे 3D श्रेणी के तत्व ले लें, ठीक है। अब 3D श्रेणी के तत्वों में आप देखो यहाँ पे ये स्कैंडियम, ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका होता है 21 से लेके जिंक तक जो तत्व हैं वो किस में आते हैं, अपने 3D श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, गौर करो कि यहाँ पे स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, अर्थात इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, ठीक है। और बाह्यतम कोष में या पूरे इलेक्ट्रॉन देखें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है, 4s के 2 और 1, ठीक है, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो आप देखो श्रेणी के मध्य तक जाने तक, ठीक है, यदि हम श्रेणी के मध्य में जाएं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती जा रही है, एक क्रम तक बढ़ते जा रही है, कहाँ तक, क्रोमियम तक, ठीक है, क्योंकि इसके
6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं 3d5 में 1 और 4s में 1, ठीक है। फिर क्रमशः क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिंक तक जाते जाते घटते जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की क्या होने लगती है, युग्मन होने लगता है या पेयरिंग होने लगती है, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम ये बोल सकते हैं कि क्रोमियम तक बढ़ रही है, ठीक है, 3d श्रेणी में, और फिर क्रमशः घट रही है। तो उसी क्रम में क्या होते हैं, इनके गलनांक होते हैं। आप देखो टाइटेनियम से लेके यदि क्रोमियम तक जाओगे तो इसके गलनांक ज़्यादा होंगे, और फिर क्रमशः क्या हो जाते हैं, जिंक तक घटते जाते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे अपवाद स्वरूप मैग्नीज का क्या हो जाता है, अचानक से घट जाता है, उसका भी हम यहाँ पे कारण देख लेते हैं। सारे मैग्नीज का एक क्या कर लिए हैं, यहाँ पे मैग्नीज का मान लो यहाँ पे एक धातु ले लिए हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे इसके परमाणु हैं, ठीक है। तो ये परमाणु, ये देखो इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 5, ठीक है। आप यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख सकते हो कि इसके बाह्यतम कोश में, ठीक है, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार हमने एक मैग्नीज में ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं सभी में, ठीक है। तो ये बना दिए हैं। आप यहाँ पे यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, ठीक है, तो ये होता है 3d5 और 4s2, ठीक है। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ठीक है, 4 5, और 4s में रहते हैं कितने बच्चों, इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। तो इस प्रकार ये अर्धपूरित कक्षक हो गया और ये पूर्ण पूरित कक्षक हो गया 4s, और 3d कैसा हो गया 5, ये अर्धपूरित। तो जब भी इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल हो गया या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो जब भी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है तो ये परमाणु क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, अर्थात मैग्नीज के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके नाभिक के द्वारा स्ट्रॉन्गली बंधे रहते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो जो मैग्नीज के जो इलेक्ट्रॉन हैं इसके नाभिक के द्वारा क्या होते हैं, पूर्ण रूप से इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं बहुत कम मात्रा में दूसरे परमाणु से बंध बनाते हैं, ठीक है। मान लो जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये अपने नाभिक से बंधा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार यदि इस मैग्नीज की बात करें तो इसके सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं, नाभिक के ओर प्रबलता से बंधे हुए हैं। सारे मैग्नीज के इलेक्ट्रॉन क्या हैं, इसके नाभिक की ओर प्रबलता से बंधे हुए हैं, क्योंकि ये स्टेबल या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो धात्विक बंध है इसकी मात्रा क्या हो जाती है, ये घट जाती है, ठीक है। मान लो इसके इलेक्ट्रॉन है, यदि इसको इस मैग्नीज से बंध बनाना है तो इनकी संभावना कैसी हो जाती, कम हो जाती है, या धात्विक बंध बनते भी हैं तो बहुत कम बनते हैं। अर्थात यूँ कहें कि मैग्नीज के सारे एटम या जो परमाणु हैं ये थोड़े दूसरे मैग्नीज के अणु परमाणु से कमतर बंधे रहते हैं, स्वयं में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। इसके कारण इनके गलनांक कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इनका गलनांक कैसा हो जाता है, कम, अर्थात इनको बहुत कम ताप पर क्या किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इनमें अंतर परमाणविक आकर्षण कैसा होता है, बहुत कम होता है। जितना कम अंतर परमाणविक आकर्षण रहेगा उतने कम धात्विक बंध रहेंगे, और जितने कम धात्विक बंध रहेंगे उनको उतने आसानी से गलाया जा सकता है या मेल्ट किया जा सकता है, अर्थात उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। परंतु बच्चों यदि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें क्रोमियम का, तो क्रोमियम में क्या होते हैं, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। क्रोमियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक है। परमाणु क्रमांक होता है 24, और यहाँ पे 3d5 4s1, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3d5, ठीक है, और 4s1 में टोटल क्या होते हैं, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यदि आप देखो, मान लो यहाँ पे एक ये क्रोमियम है, इसके इस प्रकार ये टोटल बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे देखें ये वाला क्रोमियम, तो इस क्रोमियम के बाह्यतम कोश में इस प्रकार ये क्या इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार सभी क्रोमियम की हम बात करें तो सभी के बाह्यतम कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक जो क्रोमियम है इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो है नहीं। जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं रहेगा तो बाह्यतम कोश या पेरिफेरी में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे,
दूसरे परमाणु से भी आकर्षण दर्शाएंगे। मान लो इस क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन है इस क्रोमियम से आकर्षण दर्शा रहा है, इस क्रोमियम का जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो इसके नज़दीक ज़्यादा है, इससे आकर्षण दर्शा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे दर्शा रहा है, ठीक है। सेम एस क्या होते हैं कि दूसरे क्रोमियम जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन इस केंद्रीय वाले से आकर्षण दर्शाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, एक दूसरे से आकर्षण दर्शाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे अंतर परमाणविक आकर्षण होता है। अंतर परमाणविक मतलब भिन्न भिन्न परमाणु एक दूसरे को आकर्षण बल से प्रबलता से बांध लेते हैं, और इस प्रकार जब प्रबलता से बंध बन जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे प्रबल धात्विक बंध बन गया। प्रबल धात्विक बंध बनने के कारण यहाँ पे जो क्रोमियम है, ठीक है, तो क्रोमियम का गलनांक कैसे हो जाता है, ये अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे अब नोटिस करो कि जो 3D तत्व के या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उनका जो गलनांक क्वथनांक होता है वो 4D से कम होता है और 5D का सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ये भी हम समझ लेते हैं, ये निर्भर करता है परमाणु आकार पर। यदि मान लो हम बात करें टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम के में कोषों की संख्या थोड़ी कम होगी, इसका परमाणु आकार छोटा होगा। जिरकोनियम में कोषों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, परमाणु आकार और हो जाएगा, ठीक है। हाफनियम में जाते जाते परमाणु आकार और बढ़ जाएगा, ठीक है, कोषों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जितने ज़्यादा कोषों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसके बाह्यतम कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इस परमाणु के नाभिक से आकर्षण न दर्शाने के बजाय दूसरे परमाणु के नाभिक से ज़्यादा आकर्षण दर्शाएंगे, ठीक है। तो इस कारण क्या हो जाएगा, अंतर परमाणविक आकर्षण ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे धात्विक बंध की प्रबलता भी क्रमशः बढ़ते जाएगी। यदि हम यहीं बात करें क्रोमियम की, ठीक है, तो क्रोमियम में भी सेम ऐसा ही होगा, क्रोमियम का आकार छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे मोलिब्डेनम का आकार इससे बड़ा होगा और टंगस्टन का आकार और बड़ा होगा, ठीक है। तो जितना बड़ा आकार होगा तो वो इसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है इसके नाभिक से आकर्षण दर्शाने के बजाय दूसरे नाभिक से ज़्यादा आसानी से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो इस कारण क्या हो जाएगा, इसका गलनांक और क्वथनांक कैसे हो जाएंगे, सबसे हाई हो जाएंगे, गलनांक सबसे हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रबल अंतर परमाणविक आकर्षण बल बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनके गलनांक बढ़ जाएंगे। धात्विक बंध कैसा हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। धात्विक बंध जितना प्रबल हो जाएगा गलनांक भी उतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो बच्चों इसमें देखो आगे जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है, ये तीनों क्या रहते हैं, पूर्ण पूरित अवस्था में रहते हैं। अर्थात हम यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, जैसे जिंक का तो कैसे होता है, इसका डी उपकोष, ठीक है, और एस उपकोष दोनों कैसे होते हैं, पूर्ण पूरित होते हैं। इसी प्रकार कैडमियम भी पूर्ण पूरित अवस्था में रहता है, इसके दोनों उपकोष मतलब इसके बाह्यतम कोष कैसे रहते हैं, पूर्ण पूरित रहते हैं। जब इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, युग्मित रहते हैं, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, शून्य, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं है, तब क्या हो जाता है, यहाँ पे इनके धात्विक बंध बनाने की क्षमता बहुत ही वीक हो जाती है या नहीं बनाते हैं, अर्थात यहाँ पे धात्विक बंध नहीं बनाते। तो जब ये धात्विक बंध बहुत कम या नहीं बनाते तब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी में पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास पाया जाता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, धात्विक बंध की संभावना अत्यधिक कम होती है, अर्थात इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। इसलिए आपको पता होगा, आपने सुने भी होंगे कि यहाँ पे जो मरकरी है, ठीक है, ये कैसा होता है बच्चों, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर में मरकरी द्रव अवस्था में होता है। जिंक और कैडमियम के मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। कारण वही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बाह्यतम कोष या वैलेंसी सेल में, अर्थात ये धात्विक बंध नहीं बनाते हैं, ठीक है। कुछ तत्व और आपने देखे हो बच्चों, एक बार और देख लो कि मैग्नीशियम है, टेक्नीशियम है, ठीक है, रेडियम है। तत्वों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूर्ण अवस्था में रहता है, ठीक है। आप सभी को पता है, आपने देखे हो, जैसे मैग्नीज है, ठीक है। तो इसमें ये क्या रहते हैं, अर्धपूर्ण और ये पूर्ण पूरित, अर्थात 3d5 4s2, ठीक है। तो ये भी एक स्थायी विन्यास है, ठीक है। अर्धपूरित कक्षक भी कैसे रहते हैं, स्थायी। तो स्थायी रहने के कारण ये भी क्या करते हैं, धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति इनकी कम होती है, अपन ने अभी देखे हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, इनका स्थायित्व बढ़ जाता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन से संयोजी बंध या धात्विक बंध बनाने में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है।
इस कारण क्या होता है, इस कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपेक्षाकृत कैसा हो जाता है, कम हो जाता है।